दोस्तों नमस्कार। कौशल पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल की 13वीं क्लास लेने जा रहे हैं, जिसका पेपर कोड 131 बी है। तो आज का पहला सवाल, अटल सेवा केंद्र का नया नाम क्या कर दिया गया है? ये करंट से संबंधित सवाल था उस समय का। ए जन सुविधा केंद्र, बी ग्राम सुविधा केंद्र, सी ग्राम विकास केंद्र, डी राजीव गांधी सेवा केंद्र। तो इसका सही आंसर होगा राजीव गांधी सेवा केंद्र। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ए 30, बी 40, सी 50, डी 60। तो राजस्थान में जो आज भी जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 50 है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास योजना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी की गई है? ये जो 21-22 है, इससे पहले विधायकों को एक साल में 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते थे, जिसको बढ़ाकर अब वर्तमान में 5 करोड़ कर दिया गया है। और इस 5 करोड़ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला 20% है वो SC ST के विकास पर खर्च करना होगा, ST SC के विकास पर खर्च करना होगा। और अगला जो 20% है वो सार्वजनिक निर्माण व मरम्मत कार्य में खर्च करना होगा, सार्वजनिक निर्माण और मरम्मत कार्य में। और बाकी का जो 60% है वो जिले के हिसाब से खर्च करना होगा। तो इसका सही आंसर होगा 5 करोड़। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? करंट का सवाल है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका जो आंसर होगा वो होगा मद्रास उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, निम्न में से गलत युग्म राज्य का नाम व विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनिए। ए मणिपुर 60 सदस्य, एकदम सही है। सी मिजोरम 40 सदस्य, यदि विधानसभा में 40 सदस्यों की विधानसभा मिजोरम में, मणिपुर में 60 विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, और सिक्किम में विधानसभा में 32 सदस्यों की संख्या है। ये जो मेघालय है ये गलत है, ये 50 न होकर यहाँ पर जो विधायकों की संख्या है विधानसभा में वो 60 है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। पहला, ये संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 शामिल है, ये एकदम सही है। भाग जो 6 है उसमें 152 से 237 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। बी, भाग 6 है वो मुख्य रूप से राज्य पर केंद्रित है। ये जो बी है, सॉरी, भाग जो 6 है ये राज्य से संबंधित है, इसमें राज्यों को अधिकार और शक्ति प्रदान की गई है। सी ऑप्शन, भाग 6 आगे 6 अध्यायों में विभक्त है, ये भी सही है। डी, भाग 7 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ये भाग 7 है ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ये ऑप्शन इसका गलत है। इसका जो ऑप्शन है ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित तो है, मगर इसको जो 7वां संविधान संशोधन है, संशोधन 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में किया गया था, उसके तहत इसको निरस्त कर दिया गया है पूर्णतः। तो अब ये भाग अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसका आंसर 4 नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उपबंधन करता है? ये दोबारा प्रश्न आने की संभावना पूरी है कि वर्तमान में कॉमन सिविल कोड वो काफी चर्चा में है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें और इसका ध्यान रखें। ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 43, डी अनुच्छेद 45। तो इसका जो सही आंसर है वह अनुच्छेद 44। 44 में कॉमन सिविल कोड का वर्णन है। ये भी आगे भी प्रश्न पूछा, काफी बार पूछा जा चुका है, आगे भी आने की संभावना है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार संपत्ति कर पेश किया गया था। ए 1991, बी 1948, सी 1976, डी 1957। तो जो पहली बार जो संपत्ति कर पेश किया गया था वो 1957 में पेश किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लेखा
राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार है। सीएसओ ने 2004-5 से बदलकर 11-12 कर दिया। बी, सीएसओ ने 2004-5 से बदलकर 11-12 कर दिया। सी, आरबीआई ने 1999-2000 से बदलकर 2004-5 कर दिया। और डी, आरबीआई ने 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया। जो राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन है वो सीएसओ के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखें आप। सीएचओ, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका पूरा नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसने जो है वो 30 जनवरी 2015 को पहले जो आधार वर्ष 2004-5 था उसको बदलकर 2011-12 कर दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा सीएसओ ने 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया, ये आंसर होगा। अगला प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना मूल अवधारणा क्या थी? ए, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। बी, मानव संसाधन विकास। सी, मानव भलाई। डी, तेज और अधिक समावेशी विकास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी तेज और अधिक समावेशी विकास। और जो इसकी अवधि थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की वो 2007 से 2012 थी, ये ध्यान रखें आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? ए, एफडीआई प्रवाह में भारी वृद्धि होगी। बी, ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। सी, गरीबों को सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण बहुत कारगर होगा। डी, लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से मौद्रिक मुद्रा की जगह ले लेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आगे अभी एक एसओ जो स्टैटिक ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप ध्यान रखें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस फुल फॉर्म को भी ध्यान रखें क्योंकि आपके सीईटी में कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर में ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से संबंधित है, तो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ सकता है इसकी फुल फॉर्म, और पूरी संभावना है। तो फुल फॉर्म है इसकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये जो लाया गया था वो लाया गया था ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। अगला प्रश्न, आय की असमानता, गरीबी से संबंधित है प्रश्न ये। आय की असमानता को मापा जा सकता है। स्टेटमेंट दे रखा है, नंबर 1 लॉरेंज वक्र, नंबर 2 गिनी गुणांक, नंबर 3 गरीबी रेखा और नंबर 4 सापेक्षित गरीबी। तो जो आय की असमानता है वो लॉरेंज वक्र से मापी जा सकती है, गिनी गुणांक से मापी जा सकती है। गरीबी रेखा से आय की असमानता नहीं मापी जाती, इससे गरीबी मापी जाती है कि कितने लोग गरीब है और कितने नहीं है। और सापेक्ष गरीबी से भी गरीब आय की असमानता मापी जाती है। तो इसका आंसर 1, 2 और 4, 1, 2, 4 मतलब इसका आंसर सी आंसर होगा। जो ये इसमें जो लॉरेंज वक्र दे रखा है ये आर्थिक विषमता को मापता है, ये ध्यान रखें। लॉरेंज वक्र है ये आर्थिक विषमता को मापता है, आर्थिक विषमता। और ये गिनी गुणांक है ये आय या संपत्ति के वितरण में व्यापक असमानता का सांख्यिकी माप है, गिनी गुणांक। और ये जितना मान अधिक होगा गिनी गुणांक का उतनी असमानता ज्यादा होगी, असमानता अधिक होगी। जितना मान ज्यादा उतनी असमानता अधिक होगी। अगला प्रश्न, निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए, तिलन से संबंधित है पीली क्रांति। बी, सरसों। सी, चना। डी, खाद्य तेल। तो ये पीली क्रांति है ये उन सभी से संबंधित है जिन फसल से तेल निकलता हो। तो तिलन से संबंधित है, सरसों से है, खाद्य तेल से संबंधित है। इसका आंसर होगा चना, चना से संबंधित नहीं है। ये जो पीली क्रांति है ये तिलन उत्पादन से संबंधित है और इसको लाया गया था 1986-87 में, ध्यान रखें। और इसके जो जनक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जनक, वो थे सैम पित्रोदा। पीली क्रांति के जनक पूछ ले तो सैम
पित्रोदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? यानी ऐसा कौन सा राज्य था भारत में जिसने सर्वप्रथम कृषि पर कर लगाया था? ये मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो जो बिहार राज्य है इसने सबसे पहले कृषि पर आयकर लगाया था। तो जो ये कृषि आय पर कर है ये राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार दिया गया है कृषि पर आयकर लगाने का। जो संविधान का राज्य में जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं उसके परिशिष्ट संख्या 46 में दे रखा है, ये तो राज्य को अधिकार है। और अनुच्छेद 252 है, यहाँ पर केंद्र को अधिकार दिया गया है कि वो कृषि पर कर लगा सकता है। अनुच्छेद 252 केंद्र को कृषि आय पर ऐसा कर लगाने के लिए अधिकृत करते हुए एक प्रस्ताव पारित करेगा केंद्र, और उसके बाद कृषि पर कर लग जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।